फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार जो हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। ठीक है, यानी मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है और जिसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसे आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल अधिकार के संबंध में जितना विस्तृत विवरण हमारे संविधान में दिया गया है, ठीक है, या हमारे संविधान में किया गया है, उतना किसी देश के संविधान में नहीं किया गया है, चाहे वह अमेरिका ही क्यों न हो, क्योंकि अमेरिका के संविधान से ही मौलिक अधिकार लिया गया है। यानी मौलिक अधिकार का विस्तृत विवरण भारतीय संविधान में ही किया गया, वो भी विश्व स्तर पे। ठीक है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। ठीक है, ये अधिकार कौन सा? मौलिक अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियम के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करता है। ये जो मौलिक अधिकार हमें दिया गया है, मौलिक अधिकार, ये क्या करता है कि कोई भी कठोर कानून बनाया जाता है या राज्य कोई भी कठोर कानून बनाता है नागरिकों के खिलाफ, ठीक है, तो ये क्या करता है? हमें सुरक्षा प्रदान करता है। क्या? मौलिक अधिकार हमें सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम देखें, ठीक है, इसके नाम पर बात करते हैं। मौलिक अधिकार के नाम पर अब हम बात करते हैं। मूल अधिकार का नाम मूल अधिकार, ठीक है, यानी मौलिक अधिकार को हम मूल अधिकार भी कहते हैं। तो मूल अधिकार, इसे मूल अधिकार नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे संविधान की गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। यानी मौलिक अधिकार का नाम मौलिक या मूल अधिकार इसलिए दिया गया है क्योंकि इसे संविधान की गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास, इसे हम मूल अधिकार क्यों कहते हैं? तो इसे हम मूल अधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास, ठीक है, अर्थात भौतिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास एवं आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। हमारा मौलिक अधिकार ये हमारा किसी भी व्यक्ति का क्या है? चहुमुखी विकास करता है। इसके अंदर क्या आएगा? भौतिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास एवं आध्यात्मिक विकास। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। भारतीय संविधान में हमें 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। ठीक है, मूल रूप से भारतीय संविधान में हमें कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7। बारी बारी से हम सबके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्या है? समानता का अधिकार। पहला है हमारा समानता का अधिकार, जिसके बारे में वर्णन आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक किया गया है। उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। पहला था समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन आर्टिकल 19 से 22 में किया गया है, 19 से लेकर 22 में किया गया है। इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन आर्टिकल 23 एवं 24 में किया गया है। इसके बाद क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन आर्टिकल 25 से 28 तक किया गया है। पांचवे पे बात करें, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। पांचवा क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका बात आर्टिकल 29 एवं 30 में किया गया है। इसके बाद हम छठे पे बात करें, क्या है? संपत्ति का अधिकार। इसका वर्णन आर्टिकल 31 में किया गया है। अब हमारा लास्ट क्या है? सांविधिक उपचारों का अधिकार। सांविधिक उपचारों का अधिकार, इसका वर्णन आर्टिकल 32 में किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा हमारे कुल कितने मौलिक अधिकार थे। मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे। पहला है हमारा समानता का अधिकार,
दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, छठा है संपत्ति का अधिकार और सातवां क्या है सांविधिक उपचारों का अधिकार। लेकिन इसमें हम बात करें संपत्ति का अधिकार, जो हमारा छठा मौलिक अधिकार है, इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, अब मौलिक अधिकार से इसे हटा दिया गया तो कहाँ रखा गया, इसे अब भाग 12 के आर्टिकल 300 के क में रखा गया है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब इसे क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, अब हमारा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं कानूनी अधिकार है। इसे भाग 3 से हटाकर भाग 12 में और आर्टिकल 300 के क में डाला गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, पहला अधिकार हमारा क्या था, समानता का अधिकार। पहला अधिकार था समानता का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 14 नंबर आर्टिकल पर। इसमें क्या बोला गया है, आर्टिकल 14, इस पे बोला गया है विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। चलिए अब हम इसमें देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से, यानी इसमें क्या कहा गया है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले वीडियो में चर्चा किया था, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें थोड़ा और, विधि के समान समता। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है। ये कहाँ से लिया गया है, ये जो विचार है विधि के समक्ष समता, ये ब्रिटिश मूल का है। ठीक है, और विधियों के समान संरक्षण अमेरिका मूल का है। जैसे विधियों के समान समता आ गया, ये क्या हो जाएगा ब्रिटेन का, और विधियों के समक्ष संरक्षण ये क्या हो जाएगा अमेरिका का। ठीक है, इसमें से यानी ये जो अधिकार है विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, इसमें क्या है, ये जो अधिकार है ये कोई भी व्यक्ति, चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, ऊंच हो, नीच हो, वो अधिकारी हो या ना हो, सभी पर अधिकार लागू होगा। कोई भी इस अधिकार से ऊपर नहीं होगा। समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम है, यानी भारत में प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह नियम लागू होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 पे। इसमें क्या कहा गया है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। राज्य, ठीक है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है, कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर, ठीक है, इनमें से किसी के आधार पर, इसमें खंड क में क्या कहा गया है, सो देखिए कि दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, भोजनालय, होटल, मनोरंजन का स्थान में प्रवेश, या ख में क्या कहा गया है, या राज्य निधि से पूर्णतः पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित
कुआं, समर्पित कुआं, तालाब, स्नान घाटों, सड़क, सार्वजनिक स्थान के उपयोग के संबंध में किसी भी दायित्व, निर्बंध या शर्त को अधीन नहीं होगा। यानी इसमें क्या कहा गया, मेनली क्या है कि राज्य जो है वो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ठीक है। इसमें कुछ और बात क्या कहा गया है, महिलाओं और विशेषकर बच्चों के लिए इसके तहत राज्य, इसके तहत कौन, राज्य बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था करे। राज्य जो है किसके लिए, महिला और, इसके लिए महिला और किसके लिए, बच्चों के लिए, महिला और बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करे। ठीक है। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष इसमें प्रावधान किया, किसमें, आर्टिकल 15 में। इसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, महिलाओं के लिए आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था एवं बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। बच्चों के लिए क्या, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था और बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। राज्य को अनुमति होती है, ठीक है, वो क्या करेगा, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए व्यवस्था करेगा। राज्य क्या करेगा, जो पिछड़ा वर्ग है हमारे समाज में, जो भी पिछड़ा वर्ग है उसके लिए व्यवस्था करेगा, क्या चीज में, शैक्षणिक संस्थान में, उसके विकास के लिए व्यवस्था करेगा। जैसे विधानसभा, जैसे विधानसभा में सीटों का आरक्षण, विधानसभा में सीटों का आरक्षण या सार्वजनिक संस्थानों में छूट इत्यादि शामिल है। ठीक है। इसमें देखिए, इसमें कुछ और बात क्या कहा गया है, इसमें ही पिछड़े लोगों के लिए भी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के छूट के संबंधित नियम है। यानी पिछड़े वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थान में, शैक्षणिक संस्थान में छूट का भी बात कहा गया है। ठीक है। शैक्षणिक संस्थान, अब शैक्षणिक संस्थान में छूट कहा जाएगा तो वो जो शैक्षणिक संस्थान होगा वह राज्य से, वह राज्य के द्वारा अनुदान दिया जाए या निजी संस्थान हो या अल्पसंख्यक किसी भी प्रकार का हो सकता है। सरकार को कमजोर वर्गों के नागरिकों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार है। हमारे समाज में जो भी कमजोर वर्ग है, जैसे महिलाओं को देखा जाता है, बच्चों को, इसके लिए महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सरकार करे तथा साथ ही पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था करे। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 के बारे में, जिसमें क्या दिया गया है, लोक नियोजन में अफसर की क्षमता। ठीक है। 16 नंबर आर्टिकल में क्या कहा गया है, लोक नियोजन में अफसर की क्षमता। इसमें है राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अफसर की क्षमता होगी। ठीक है। यानी राज्य के अधीन कोई भी पद होगा उसमें जाति, धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। इसमें एक मुख्य रूप से कुछ बातें हैं जिसे ध्यान रखना है, वो क्या है कि 1979 में क्या हुआ था, मोरारजी देसाई के शासनकाल में, मोरारजी देसाई के शासनकाल में, ठीक है, मंडल आयोग का गठन किया गया था। 1979 में मोरारजी देसाई के शासनकाल में मंडल आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। जिसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। ठीक है, बीपी मंडल। हुआ क्या था, 1979 में मोरारजी देसाई के शासनकाल में मंडल आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। जिसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। ये गठन किस लिए किया गया था, ये गठन पिछड़े वर्गों के लिए किया गया था। ठीक है। पिछड़े वर्ग अर्थात ओबीसी, इसके बारे में संविधान में आर्टिकल 340 के अंतर्गत विवरण किया गया है। अब हम इस पे बात करते हैं। तो 1979 में तो मंडल आयोग का गठन हुआ, लेकिन हुआ क्या था, रिपोर्ट, इसने रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया,
1980 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1980 में। इसमें हुआ क्या था कि कुल 3,743 ठीक है जातियों की पहचान की गई थी। 3,743 जातियों की पहचान की गई थी जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से क्या थे, पिछड़े हुए थे। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए थे। और इनका भारत की जनसंख्या में कुल कितना प्रतिशत योगदान था, 52%। ठीक है 52% योगदान था। और 52% योगदान था, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति शामिल नहीं थे। हुआ क्या था इसमें कि पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% का आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ठीक है इसमें जब ओबीसी आयोग गठन हुआ था मंडल आयोग के तहत, इसमें गठन की गई थी। और बाद में हुआ क्या, इसके 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष के बाद 1979 के 10 वर्ष के बाद बीपी सिंह की सरकार ने, ठीक है किसकी सरकार, बीपी सिंह की सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, ठीक है कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा कर दी, 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। तो इसमें हमने देखा कि राज्य के अधीन कोई भी पद होगा उसमें जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 17 के बारे में। ठीक है अब हम बात करते हैं आर्टिकल 17 के बारे में। इसमें क्या कहा गया है, अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, ठीक है जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यानी आर्टिकल 17 में क्या चीज का बात किया गया है, छुआछूत यानी अस्पृश्यता के बारे में। अस्पृश्यता शब्द को अब हम नोट में देखते हैं। अस्पृश्यता शब्द को न तो संविधान में और न ही अधिनियम में परिभाषित किया गया है। ठीक है अब हम बात करते हैं आर्टिकल 18 के बारे में। ठीक है इसमें क्या कहा गया है, उपाधियों का अंत यानी टाइटल्स, उपाधियों का अंत। इसमें निम्न प्रावधान किए गए हैं, चलिए देखते हैं क्या है। राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। अगर वह प्राप्त करता है तो राष्ट्रपति से सहमति लेना पड़ेगा। ठीक है इसमें और क्या कहा गया है, कोई विदेशी राज्य के अधीन अगर लाभ या विश्वास का पद स्वीकार करेगा तो इसके लिए उसे राष्ट्रपति से सहमति लेना होगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करेगा, ठीक है तो राष्ट्रपति की सहमति तो लेना पड़ेगा। तो हमें ये बातों से क्या पता चल रहा है कि पहले क्या था, पहले था कि वंशानुगत चलते आ रहा था, जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, दीवान इत्यादि ये सब क्या थे, वंशानुगत चलते आ रहे थे। ठीक है जो आर्टिकल किसके 18 के तहत प्रतिबंधित किया गया, क्योंकि ये शब्द क्या थे, कानून के समक्ष समानता के अधिकार के विरुद्ध था। कानून के समक्ष समानता ये हमने किस आर्टिकल में पढ़ा, आर्टिकल 14 के तहत। ठीक है इसमें अब हम देखते हैं नोट्स के बारे में। नोट्स इसमें क्या दिया गया है, 1954 में भारत सरकार द्वारा 4 पुरस्कार स्टार्ट किए गए थे, प्रारंभ किए गए थे। पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म भूषण तथा पद्मश्री। यानी 1954 में भारत सरकार द्वारा कुल 4 पुरस्कार स्टार्ट किए गए थे, जिसमें से भारत रत्न, पद्म भूषण तथा पद्मश्री। यहाँ पे एक और बात क्या देखने वाला है कि 26वां संविधान संशोधन, ठीक है 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा रजवाड़ा व्यवस्था को खत्म किया गया था। ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे हमने देखा समानता के अधिकार के बारे में, जिसका वर्णन आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक किया गया था।
तो हमने बारी बारी से सभी समानता के अधिकार का चर्चा किया। तो आज हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।